वॉइस आ रही है बेटा सबको? सीमा, हाँ सर, देवेंद्र, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है आपकी? हाँ, आ रही मॉर्निंग है सर। मॉर्निंग। गुड। देखो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक करेंगे कोड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी है। मैं जो थ्योरी लीगल थ्योरी वाला था उसको नेक्स्ट बुक होने के बाद ही कराता हूँ, ठीक है ना। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? काफी लेंथी है आपका जूरिप्रिडिक्शन और लीगल थ्योरी, ठीक है ना। तो हमारी पिछली क्लास में कोई टॉपिक पेंडिंग था कि नहीं था देवेंद्र? सारा कंप्लीट हो गया था? बताओ सीमा, देवेंद्र, हमारा पिछली पिछली टॉपिक में कुछ पेंडिंग था कि सब कंप्लीट हो गया था? हम पिछला सर टॉपिक कौन शायद सा गुड कर रहे थे? मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। विटनेस से शायद हाँ, आपने छोड़ा था विटनेस। सर। एक बात और हाँ रिक्वेस्ट हाँ करना चाह रहे थे। जी जी। वो ये कि जब आप ज्वाइन कर लेना तो आप हमें लिंक भिजवा दिया करिए, ठीक है। अगर ठीक पॉसिबल ठीक। है तो सर। ठीक है, वो अब एक्चुअली एक्चुअली क्या। ना फिर मिस यूज हम्म, होता है ये चैनल। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी। ठीक है, मैं समझ गया। देखो आप, थैंक यू सर। अब स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। हमने पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक किया था? लॉ ऑफ एविडेंस किया था स्टार्ट। कौन सा किया था हमने? हाँ जी सर, यही था। एविडेंस ही चल रहा था सर। लॉ ऑफ एविडेंस में कहाँ तक खत्म कर दिया था हमने? ऑलमोस्ट हो गया था सर, शायद विटनेस पे आपने छोड़ा था, ऐसे मुझे ध्यान आ रहा एक है। मिनट, विटनेस पे छोड़ा था ना मैंने। एक हाँ मिनट, जी वही सर। करते हैं। आज जो टॉपिक करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, बड़ा इजी टॉपिक और इंटरेस्टिंग है। मेरे को काफी मेहनत लगी इसके नोट्स ढूंढने में, बनाने में। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, ठीक है ना। मिल नहीं रहा, मतलब बहुत डिफिकल्टी एकदम। बेयर एक्ट मिल रहा है मुझे, जो मिल रहा है बेयर एक्ट। फिर बेयर एक्ट से पढ़ के कोई फायदा नहीं। एक मिनट। हम्म अब देखो, हमने कहा क्या था? लॉ ऑफ एविडेंस क्या था, टाइप्स ऑफ एविडेंस सब पढ़ लिया था। डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिशन, कन्फेशन, कॉन्स्पिरेंसी। अब देखो आपका जो टॉपिक है आज का, आज का जो टॉपिक है हम करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। एस्टोपल भी हमने पढ़ लिया था पिछली बार, कि जो बात हमने कही उसको बदला नहीं जा सकता। इसके बाद टाइप्स ऑफ एस्टोपल हो गया था हमारा। बर्डन ऑफ प्रूफ के कुछ केस स्टडीज थे, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट भी हो गया था, जैसे हम हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट से पहचान सकते हैं। क्या फैक्ट आपके प्रूफ नहीं किए जाते, ये भी कवर था हमारा। एक मिनट, मैं उधर ही आ जाता हूँ। विटनेस, विटनेस से स्टार्ट करना था। विटनेस के बाद ये जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन का जो पीडीएफ है वो बना लिया है, ठीक है ना। मैं आपको क्लास के एंड तक सब भिजवा दूंगा, या फिर रात तक सब पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। ठीक है ना सीमा, देवेंद्र? हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखो आप, जो आपका विटनेस टॉपिक है, विटनेस का मतलब होता क्या है? क्या होता है विटनेस का मतलब? बताएंगे सीमा आप हमें? कोई प्रूफ देना किसी के अगेंस्ट, ये बताना कि ही इज एक्यूज्ड। करेक्ट है। अब देखो एक्सप्लेनेशन, एक इन्होंने एग्जांपल दिया है। जो लूनेटिक है वो इनकम्पिटेंट है बताने के लिए, कि मतलब प्रूफ, एक विटनेस देने के लिए, किसी क्राइम के लिए, किसी मर्डर सीन के लिए। तो इस केस में क्या होगा? अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज lunacy फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग rational आंसर टू। कहने का मतलब है कि लूनेसी, लूनेसी यानी कि ड्रंकन पर्सन, ड्रंकन पर्सन कब तक उसके आंसर वैलिड नहीं होंगे? जब तक वह ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग आंसर या रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन पुट टू हिम। यानी कि एक जो लोने ड्रंकन पर्सन है तभी आंसर दे सकता है, जब तक उसके क्वेश्चन, जब तक उससे एक रैशनल क्वेश्चन
नहीं पूछे जा, मतलब वो रैशनल नहीं, एकदम करेक्ट नहीं है, ही इज इन अ पोजिशन ऑफ गिविंग आंसर। यहाँ तक क्लियर? तो सारे के सारे पर्सन होते हैं अपने टेस्टिफाई करने के लिए जब तक कोर्ट कहता है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है ना? कोई एडोब की स्क्रीन तो नहीं ओपन है? नहीं, ठीक है सर। ये ठीक है ना? अब देखो, डम विटनेस कहने का मतलब एक विटनेस है जो अनेबल है स्पीक करने के लिए, एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। वो अपने इंटेलिजेंस, राइटिंग, साइंस से क्या दे सकता है? विटनेस दे सकता है। इस विटनेस को क्या माना जाएगा? एविडेंस माना जाएगा एज पर ओरल एविडेंस। इसके बाद देखो, विटनेस के बाद कुछ सेक्शन है, इनको पढ़ना है हमें। जैसे सेक्शन 120 क्या कह रहा है? पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ एंड हस्बैंड, husband or wife of person under criminal trial in civil proceeding, the party to the suit and the husband and wife of party to the suit shall be competent witness। कहने का मतलब है, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, यानी कि स्पाउस, स्पाउस जैसे एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए सेकंड पर्सन विटनेस, विटनेस को कॉम्पिटेंट माना जाएगा, और सेकंड पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन को विटनेस कॉम्पिटेंट माना जाएगा। यहां तक क्लियर? इसके बाद देखो सेक्शन 121 क्या कह रहा है? जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, कि कोई भी जज, मैजिस्ट्रेट, स्पेशल ऑर्डर देने के बाद एविडेंस, देखो आप, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर सम कोर्ट ऑफ ही सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन हैज टू एस कंडक्ट इन द कोर्ट एज सच जज एंड मैजिस्ट्रेट। कहने का मतलब है, कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट को ऐसी पावर नहीं दी गई है कि बिना बिना किसी अथॉरिटी के ऑर्डर, कोई ऑर्डर की जजमेंट दे सके। यहां देखो, इसके बाद कुछ इलुस्ट्रेशन कह रहा है हमसे। क्या कह रहा है इलुस्ट्रेशन? की एक ट्रायल है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब एक को ट्रायल पे रखा है कोर्ट ऑफ सेशन ले जाने के लिए। ये बोला जा रहा है कि डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी। जो डिपोजिशन, ये डिपोजिशन का मतलब क्या होगा? सीमा, आपको आइडिया है डिपोजिशन का मतलब? सर क्या स्पेलिंग है? डिपोजिशन बेटा स्क्रीन में दिख रहा है। देवेंद्र, आप बताएंगे डिपोजिशन का मतलब? एक तो स्टेटमेंट देना तो नहीं है सर? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कह सकते हैं। और आप बताएंगे देवेंद्र, डिपोजिशन का मतलब क्या होगा? सर, सबमिशन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। डिपोजिशन का मतलब कोई वस्तु के रूप में वो विटनेस हो सकता है, रिटेन, या हम्म कोई और सामान हो सकता है जिसको कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। करेक्ट है। दैट इज डिपोजिशन। अब देखो, जो डिपोजिशन है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, वो इम्प्रॉपरली टेकन, मतलब बी के पास है नहीं, तो मजिस्ट्रेट बी को अलाउ नहीं किया गया है क्वेश्चन के आंसर देने का। कब तक? जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर है सुपीरियर कोर्ट का। इसके बाद दूसरा एक इलुस्ट्रेशन बोला गया कि ए को अक्यूज पाया गया कोर्ट ऑफ सेशन में फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो इस केस में बी आस्क नहीं कर सकता कि ए ने क्या किया है जब तक स्पेशल ऑर्डर ना मिले सुपीरियर कोर्ट का। इसके बाद थर्ड इलुस्ट्रेशन क्या कह रहा है? जो एक ए है, ए को अक्यूज माना गया है मर्डर पुलिस ऑफिसर of attempting to murder a police officer while on his trial before be a session judge, B may be examined as to what occurred। मतलब बी को एग्जामिन किया जाएगा कि उसने किया क्या गया। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें क्या आ रहा है कि जब तक एक स्पेशल ऑर्डर नहीं मिलेगा कहाँ से? कोर्ट से, तब तक हम एविडेंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते, या फिर हमारा एविडेंस जो प्रोवाइड किया गया वो इम्प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया गया, तब तक हम स्पेशल ऑर्डर के बिना कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद देखो आप, सेक्शन 122 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कोई भी पर्सन जिसकी मैरिज हुई है shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage
by any person to whom he is been married, nor shall he permitted to disclose any communication unless the person who made it or his representative in the interest consent accept in suit between married person proceeding in which one marriage is prosecuted for any crime committed against the other. ये जो सेक्शन 122 है इसका कहने का मतलब क्या है? किसी को आइडिया हो बेटा? सीमा देवेंद्र आपको जवाब देंगे आप? सीमा देवेंद्र इसका आंसर सेक्शन 122 का वॉइस आ रही किरण आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा आप सेक्शन 122 का? बताओ बेटा किरण कुछ आंसर। सर ये या तो हम्म। इसका ये मतलब होगा कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन मैरिज के टाइम हुआ है, तो जब तक अगर बाद में कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर वो जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन हुई है उसका पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन तब तक वो शेयर नहीं करेंगे जब तक दूसरे की कंसेंट ना हो। काफी हद तक सही है। देवेंद्र आप आंसर देंगे इसका? वॉइस सर सारी लेकिन मैरिज के अगर समय वो जो सर मैरिज के लेकिन समय अगर जो कुछ भी सॉरी बातें हो रही है ना सर, हाँ जी, अगर उसको सूट होता है तो वो फिर एक दूसरे के अगेंस्ट बोलेंगे ही। बताओ देवेंद्र आप। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी किसी विटनेस में देने की जरूरत नहीं है, तो वो बताते नहीं है सर मैरिज के समय जो कुछ बातें हुई है। हाँ करेक्ट है बेटा। देखो आप इसमें कहना क्या चाहता है, जबकि कोई विटनेस नहीं है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव या विटनेस नहीं है, जब तक हमारी मैरिज कंप्लीट नहीं हो जाती। कहने का मतलब है जैसे हिंदू लॉ में हम मैरिज करते हैं तो मैरिज के समय हम कुछ बातों को प्राइवेट रखते हैं। जैसे घर में कोई लड़ाई हुई, हमारा कोई सूट चल रहा है किसी के साथ, ठीक है ना, तो हम किसी से डिक्लेयर नहीं करते इससे, जिससे हमारी शादी होने वाली है। तो इसमें सेक्शन 122 यही कह रहा है। इसके बाद देखो सेक्शन 123 क्या कह रहा है? एविडेंस हैज टू अफेयर टू द स्टेट। कहने का मतलब है कोई भी पर्सन अलाउ नहीं है कि वो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड की एविडेंस को प्रोवाइड करे, ठीक है ना, बिना परमिशन किसके? ऑफिसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसके बाद देखो आप सेक्शन 124 क्या कहता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर shall compile to disclose communication made to him on official confidence when he consider that public interest would suffer by disclosure। यानी कि कहने का मतलब है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जैसे हमने डिफॉर्मेशन पढ़ा था, किसी को याद है डिफॉर्मेशन? लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था हमने हाँ सर, डिफॉर्मेशन। क्या याद है याद है ना? डिफेम क्या था करना देवेंद्र? किसी की। सर। हाँ सर, किसी के क्या? मान सम्मान के खिलाफ अगर आप कोई हाँ स्टेटमेंट देते हैं जो पब्लिकली पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में या टीवी पे आ जाता है, तो वो चैलेंज किया जाने पे फिर आप डिफेमेशन में आएंगे। करेक्ट है। तो यहाँ तक क्लियर है, डिफॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेक्शन 124 सेम कह रहा है कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम कुछ उल्टा या फिर कुछ रॉन्गफुल वे में बात नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 125, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। कहने का मतलब है कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर कंपाइल नहीं है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर उसको मतलब इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। कहने का मतलब है कि रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है ना, मैं इजी तरीके से बताता हूँ। रेवेन्यू ऑफिसर अपने ऑफिस के बारे में, ऑफिस की डिटेल्स, उनके कितने रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे, कितने रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहे, वो पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? या फिर कोई मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर इसके
इसके लिए इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब मैं आगे चलूं बेटा, बताओ सीमा देवेंद्र, आगे चले हम, यस सर। क्योंकि ये बुक हो जाएगी ना, मेरे को वो भी स्टार्ट करना है। ये आप खुद भी घर से पढ़ सकते हो, इतना कठिन है। सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कोई बैरिस्टर अटॉर्नी, बैरिस्टर मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरिस्टर? बैरिस्टर, एडवोकेट ही होता है सर, हाँ बट, लेकिन ब्रिटेन में होता है। हाँ ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका, वेरी गुड। और लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क होता है? लॉयर तो जो डिग्री लेते हैं और एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर, एकदम 100% करेक्ट। तो नो बैरिस्टर सर अटॉर्नी, सर सर डिग्री हाँ ही नहीं होता है सर, उसका परसेंटेज होता है जो एक एडवोकेट के लिए ना सर, जैसे 50% या जो भी निर्धारित किया है। हम्म, जैसे वो बार काउंसिल से वो नहीं होते सर, वो जिसने रजिस्टर्ड एआईबी नहीं दिया होते। होता है और वो हाँ, बार रजिस्टर काउंसिल हो से जाता है। रजिस्टर्ड नहीं होते वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मैंने डिग्री ले ली तो मैं लॉयर हूँ देवेंद्र, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, आप लायर हो सकते हैं, क्योंकि आप कानूनी सलाह केवल दे सकते हैं, आप मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप मुकदमा हाँ लड़ेंगे तो एडवोकेट हो जाएंगे, और कानूनी सलाह देंगे तो आप लायर होंगे। वेरी एग्जैक्टली। गुड। देखो आपके जो एडवोकेट है, इसमें 3 टर्म यूज की जाती है। बैरिस्टर, बैरिस्टर वर्ड कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका या फिर ब्रिटेन में होता है। एडवोकेट कहने का मतलब है आपके पास बार काउंसिल नंबर है जिससे आप केस फाइट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है लॉयर। लॉयर का मतलब क्या होता है? लॉयर कहने का मतलब है आपके पास सिंपल एक डिग्री है बट बार काउंसिल नंबर नहीं है। इसके बाद देखो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम परमिटेड unless with his client express consent to disclose an information made to in cause for the purpose of his employment such as barrister, pleader, attorney और वकील। कहने का मतलब है देखो आप कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील परमिट नहीं किया जाएगा जब तक उसको क्लाइंट की परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। कहने का मतलब है, कहने का मतलब सिंपली है, जैसे हम एडवोकेट हायर करते हैं, एडवोकेट मैंने हायर किया, मैंने अपनी कार से किसी को, मतलब किसी का, मेरी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने एडवोकेट हायर कर रखा है। अब एडवोकेट कब जज के सामने अपनी बात को रखेगा? जब मैं क्लाइंट, एज अ क्लाइंट उसको हायर करूंगा। उसको हायर करने के बाद उसकी फीस पे करूंगा 1000 2000 पर हियरिंग। मैंने उसको पर हियरिंग 1000 फीस पे किए तो जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, सॉरी जो एडवोकेट है, मेरी बात को किसके सामने रखेगा? जज के सामने रखेगा। फिर जज उसमें क्या करेगा? और अगर उसको सही लगता है तो उसी समय एक जजमेंट डिग्री देगा, ठीक है। अगर नहीं लगता तो वो क्या करेगा? 1 महीने बाद उसको एक्सटेंड करता है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहने का मतलब भी सेम है। कोई बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील को अलाउ नहीं है जब तक उसके क्लाइंट का एक्सप्रेशन उसे मिले ना, कि वो क्या करे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके किसके सामने? जज के सामने। अब देखो प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन द सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। कहने का मतलब है किस चीज से ये प्रोटेक्ट कर रहा है? सबसे पहले कोई इलीगल पर्पस ना हो, मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? कोई फैक्ट ऑब्जर्व हुआ है बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील से इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, such fraud has been committed since the commencement of his employment, it is immaterial। कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? सबसे पहले आपका इलीगल पर्पस से, दूसरा कोई बैरिस्टर, प्लीडर या अटॉर्नी, वकील से कोई क्राइम ना हो जाए, मतलब ये कोई क्राइम या फ्रॉड ना शो करे। किस, कब से? जब से उसकी एम्प्लॉयमेंट हुई। एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है जब से उसने हियरिंग फीस ली। यहां तक क्लियर है? आगे चले हम, बताओ सीमा देवेंद्र, आगे चले हम। हाँ जी सर, चलिए। सर एक अभी इसके, वकालतनामा साइन होता है सर, किसी भी हाँ जी वकील आप हायर करते हैं तो एक वकालतनामा होता है जिसपे आप साइन करते हैं। करेक्ट है, जो जिसे अटॉर्नी वकील को, कहते हैं। जो एडवोकेट को। हाँ, तो वो करेक्ट है, उसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं, वो एडवोकेट क्या क्लोज डिस्क्लोज करेगा, कहाँ मीडिया में बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये सारे कुछ उसमें होते हैं सर। करेक्ट है एकदम। और वो जो अटॉर्नी होती है वो किसके पास रहती है? आपको आइडिया है देवेंद्र? जज के पास रहती है कि उसके नीचे जो क्लर्क बैठे होते हैं उनके पास होती है?
वकालतनामा तो सर जज को, मैंने जज को तो डायरेक्ट नहीं दिया था, नीचे उनके जो बैठा रहता है उन्हीं के थ्रू हाँ जाता है, जो कोर्ट बाबू होते हैं उन्हीं के थ्रू हाँ, देखते हैं, करेक्ट फिर है, उनके पास रिकॉर्ड के लिए रखे रहते हैं। करेक्ट है एकदम आंसर। अब इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका इलुस्ट्रेशन, कि एक क्लाइंट है बी से कह रहा है अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड as the known of man known to the guilty is not a criminal purpose, the communication is protected from disclosure। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोलता है कि मैंने ऐसे कोई क्राइम किया, मैंने क्राइम, फोर्जरी का मतलब क्या होता है, हैव कमिटेड फोर्जरी, धोखाधड़ी फोर्जरी सर, जैसे कुछ फेक धोखाधड़ी सर, कोई डॉक्यूमेंट दे देना। हेरा फेरी करना सर, हेरा फेरी, धोखाधड़ी। करेक्ट है। ये तो हाँ, मैंने ये देखो, वेपन के रिलेटेड होता है शायद। हाँ, पेपर वर्क हो गया, ब्राइबरी हो गया। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्जरी। हम्म देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्या बोल रहा है कि मैंने कोई धोखाधड़ी, फॉर्जरी किया है, मर्डर किया है, क्राइम किया, मैं चाहता हूँ तुम मुझे डिफेंड करो। तो जो मैं सेकंड पर्सन को बोल रहा हूँ तुम मुझे डिफेंड करो, आई विश यू टू डिफेंड मी, जो आई विश यू टू डिफेंड मी वो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन किस बिहाफ पे हो रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर, जो हमने कहाँ पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा। ठीक है ना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। इसके बाद सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, क्लाइंट है बी से अटॉर्नी से बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक पोजेशन हो जाए प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे ऊपर स्यू करो। जो कम्युनिकेशन मेड हो रहा है क्रिमिनल पर्पस से हो रहा है, यहां तक क्लियर है, एंड इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। किसी को बेटा इसमें डाउट है, आगे चलूं मैं? अब देखो आप, सेक्शन 127 क्या कहता है, 126 अप्लाई हुआ इंटरप्रिटेटर्स में। ये इंटरप्रिटेटर्स एंड क्लर्क सर्वेंट ऑफ, इंटरप्रिटेटर्स कौन होते हैं, सर्वेंट और क्लर्क ऑफ बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील्स। मैंने आपको समझाया, कभी आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, द्वारका सेक्टर 10 हो गया, 30 हजारी हो गया, ठीक है, पटियाला हाउस हो गया, तो यहाँ पे जाएंगे तो इसके नीचे कुछ क्लर्क बैठे होते हैं। अभी क्लर्क होते क्या हैं? क्या क्लर्क कोर्ट रूम में ही बैठते हैं? मेरा आंसर है बेटा, आप बताएंगे सीमा देवेंद्र, क्या क्लर्क कोर्ट रूम में ही बैठते हैं, क्या इनका एक डिफरेंट रूम भी होता है? किसी को आइडिया हो सीमा देवेंद्र, आपको, किरण? सर अगर बैरिस्टर का क्लर्क है तो बैरिस्टर के चेंबर में बैठा है, वकील का जो वेरी चौकी गुड, होता है जहां उनका, वेरी गुड। वहां बैठता है। पर अगर कोर्ट बाबू होता है, जो जिसको पेशकार भी बोलते हैं यूपी में, तो वो तो जज साहब के ठीक नीचे वाले या उसके अगल बगल में कहीं अपने रिकॉर्ड लेके बैठे रहते हैं सर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कोर्ट बाबू। करेक्ट है। तो देखो दो तरह के आपके क्लर्क एंड सर्वेंट्स होते हैं, या फिर वो आपके कोर्ट रूम में बैठते हैं, फिर आउटसाइड द कोर्ट रूम बैठते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो सेक्शन 129 क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। किसी को भी अलाउ नहीं है, अब ये सिंपल सा है कि मैंने किसी से अपनी लीगल एडवाइजर से बात की, तो जरूरी नहीं है मैंने लीगल एडवाइजर से जो बात की मैं उस बात को पब्लिक में फैलाऊं या फिर पब्लिक को बताऊं। यहां तक क्लियर है, आगे चलूं मैं? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो इसके बाद आता है आपका सेक्शन 132। मैंने सब सेक्शन के साथ किया, ठीक है ना, क्योंकि जो लॉ ऑफ एविडेंसेस में आपका सेक्शन ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकते क्वेश्चन। सेक्शन बन सकता है, एडमिशन बन सकता है, कन्फेशन, कॉन्स्पिरेंसी, स्टेटमेंट ऑफ लीगल ओपिनियन, विटनेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो सेक्शन 132, विटनेस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया ग्राउंड की आंसर कर सको क्रिमिनल। इसको अच्छे से कोई बताएगा इस पैराग्राफ को, सेक्शन 132 को, देवेंद्र आप बता पाएंगे इसको? बताओ देवेंद्र, सीमा, सेक्शन 132 किसी को आइडिया है? बताओ बेटा, वॉइस आ रही है? कि कोई विटनेस सर इस बात के लिए विटनेस देने के लिए मना नहीं करेगा कि उससे वो क्रिमिनेट हो जाता है।
कहने का मतलब क्या है प्रॉपर? यही कि विटनेस को अगर कुछ पता है और चाहे वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फिर भी विटनेस में बताएगा, कुछ छुपाएगा नहीं। हाँ करेक्ट है बेटा। आपका आंसर देवेंद्र कुछ इसके रिगार्डिंग? देखो आप विटनेस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा कोई भी आंसर देने के लिए मैटर रेलेवेंट टू द मैटर किसी भी सूट का, चाहे वो फिर सिविल हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कहने का मतलब है विटनेस विटनेस आपका फ्री पर्सन है, कोई भी आंसर दे सकता है। विटनेस को ही हम आरोपी या फिर एक्यूज पर्सन नहीं मान सकते। इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका, अब देखो आप कहने का मतलब है प्रोवाइडेड एक कंडीशन भी बता रखी है, अगर मान लो विटनेस कोई ऐसा फॉल्स एविडेंस देता है तो उस केस में फॉल्स एविडेंस देने में उसमें क्या हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकती है जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। इसके बाद देखो सेक्शन 133 क्या कह रहा है, अनकम्पोलिश। अनकम्पोलिश का मतलब क्या है कि एक कॉम्पिटेंट है विटनेस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन के, और कन्विक्शन एक लीगल नहीं है, यह आपका बेसिकली टेस्टिमोनी ऑफ अकम्पलिश से क्रिएट होगा। इसके बाद सेक्शन 134 नंबर ऑफ विटनेस कह रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस अलाउ नहीं है फॉर प्रूफ ऑफ एनी एक्ट के, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक ही विटनेस हो, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। जितना बड़ा क्राइम सीन उतने बड़े विटनेस। अब इसके बाद देखो ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, सेक्शन 135 क्या कहता है, एक ऑर्डर होना चाहिए प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का, फॉर द टाइम बिंग के लिए एंगेज होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 136 क्या कहता है, जो जज है वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को डिसाइड करेगा कि इधर पार्टी ने प्रपोज दिया है एविडेंस वो करेक्ट है भी कि नहीं। इसके बाद देखो आपका सेक्शन आता है रेलेवेंसी ऑफ, जो रेलेवेंसी है आपके अलाइड फैक्ट का वो डिपेंड करेगा अनदर फैक्ट का कि वो करेक्ट है कि नहीं। इसमें देखो जो जज अपनी इच्छा के अनुसार डिस्क्रिशन यानी कि इच्छा के अनुसार परमिट कर सकता है एविडेंस को, और सेकंड अप्रूव करने के लिए बोलेगा कि जो आपने एविडेंस प्रोवाइड किया है क्या वो सच है कि नहीं। अब इसको इलस्ट्रेशन से बता रखा है कि एक प्रपोजल दिया गया है स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसकी रेलेवेंसी से। अब जो रेलेवेंसी से अप्रूवल दिया गया है पर्सन क्या, पर्सन जो आपका डेथ है, अब ये स्टेटमेंट क्या रेलेवेंट है आपका, जो पर्सन आपका डेथ है प्रूव कैसे किया जाएगा, एक स्टेटमेंट के द्वारा। स्टेटमेंट के द्वारा कहने का मतलब आप डेथ ऑफ पर्सन कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप पर्सन की डेथ को उसके डेथ सर्टिफिकेट को शो करके प्रूव कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या रहा है कि एक पर्पोज है कि आप कॉपी ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका लॉस्ट हो गया। अब ये लॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे बेटा, एफआईआर फाइल कराएंगे। यहां तक क्लियर है रेलेवेंसी ऑफ एक्ट के लिए? किसी को डाउट है इलुस्ट्रेशन में, फर्स्ट एंड सेकंड इलुस्ट्रेशन में? फर्स्ट इलुस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि जो पर्सन डेथ है उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, उसका डेथ सर्टिफिकेट शो करके। और सेकंड सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेकंड इलुस्ट्रेशन क्या कह रहा है, आपका अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस हो गया तो उसकी या तो कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, या कॉपी उसकी एक फोटो कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास रखी है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं। अब देखो सेक्शन आता है आपका 137 एग्जामिनेशन इन चीफ। जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप, री एग्जामिनेशन आपका कब होता है, जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। यहां तक क्लियर? मतलब पहले आपका एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन कहने का मतलब है आप पे एविडेंस लिया गया, फिर री एग्जामिनेशन कब किया जाएगा आपके, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। अब आता है सेक्शन 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। विटनेस को एग्जामिन कब किया जाएगा देखो आप, और क्रॉस एग्जामिन कब किया जाएगा, री एग्जामिन। जो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करते हैं, बट क्रॉस एग्जामिनेशन आपके कन्फाइंड होने चाहिए फैक्ट से जो भी टेस्टिफाइड होगा एग्जामिनेशन इन चीफ। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन। अब डायरेक्शन किसके द्वारा होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन से होगा,
जो कि कोर्ट एक परमिट करेगा। इसके बाद देखो आपका आता है, एक मिनट देख लेता हूँ कितना, थोड़ा सा रह गया, ज्यादा बड़ा नहीं है। सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो इसमें इसकी विश एक्सपाइट, एक विश पुट की जाएगी। और मतलब क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं, जब एक उसकी एक इच्छा हो, विश हो, या फिर कोई एक्सपर्ट को उसकी नॉलेज चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो क्वेश्चन पुट करेगा। व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क, कब क्वेश्चन को आस्क नहीं करना चाहिए, जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तब आपका क्वेश्चन एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिनेशन कहने का मतलब है कि अक्यूज और प्लेंटिव दोनों से क्वेश्चन अराइज हो। एक्यूज कहने का मतलब है आपका डिफेंडेंट, और प्लेंटिव आपका नॉट एक्यूज पर्सन। तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट से जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे तब आपके लीडिंग क्वेश्चन आस्क करे जा सकते हैं, जो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाया जाएगा। इसके बाद देखो आप बताओ बेटा किरण, आपकी क्वेरी है कोई? बोलो किरण, क्वेरी है आपकी कोई? नो सर। अब देखो आप अब ध्यान से समझेंगे, जो कोर्ट परमिट करेगा लीडिंग क्वेश्चंस के लिए एज टू मैटर इंट्रोडक्टरी। आज जो आज हम पढ़ेंगे बेटा कोड ऑफ ये सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड में मैं इंट्रोडक्टरी और इंटरलॉकेटरी एग्जामिनेशन कराऊंगा आपको, ठीक है ना, जो आपके ओपिनियन से ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूफ होते हैं। इसके बाद देखो लास्ट है बेटा सेक्शन 154, क्वेश्चन बाय द पार्टी ऑफ हिज ओन विटनेस। अब इसमें कोर्ट क्या आपका डिस्क्रिशन से परमिट करेगा पर्सन को कि वो विटनेस को कॉल करे और क्वेश्चन को पुट करे, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन से एडवर्स पार्टी से होंगे। इसके बाद सेक्शन 159 कह रहा है रिफ्रेशिंग मेमोरीज, ठीक है ना। एक विटनेस है अपना एग्जामिनेशन में रिफ्रेश कर सकता है मेमोरीज को, एक राइटिंग पे देके, एक राइटिंग जब तक होगी तब तक वो रिफ्रेश कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 165 होगा, जब जज की पावर है कि क्वेश्चन को पुट करेगा। ये एक ऑर्डर का प्रोडक्शन, मतलब जो क्वेश्चन पुट किया उसका आंसर भी होना चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए। तो जो जज है, और इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस इन द फॉर्म ऑफ टाइम, विटनेस of the parties about the fact which must be relevant or irrelevant, which may order the production of any other document। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है सीमा देविंदर? नो सर। तो हम आज का इसको यहीं पे कंप्लीट करें क्या, आगे करना है इसमें कुछ? किसी का डाउट हो तो बता सकता है। वॉइस आ रही है आपको देविंदर? हम लॉ ऑफ एविडेंस को यहीं खत्म करें? ठीक है सर। डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें कुछ? अब डाउट तो घने डाउट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सर, हम भी कौन सा पढ़ रहे हैं सर, अभी तक तो पढ़ना पढ़ा नहीं उतना जैसे पढ़ना स्टार्ट कर पढ़ना ही दो, पड़ेगा। क्योंकि जुलाई के हाँ सर। आखिरी से भी एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर। और आपकी सेकंड और थर्ड ईयर कठिन है। थर्ड ईयर में पता नहीं कौन कौन से लॉ होंगे आप जो पढ़ेंगे, जो आपके आउट ऑफ माइंड होंगे, जो आप कैप्चर सर करोगे तो इसका बहुत डिफिकल्टी होगा। क्वेश्चन पेपर इसका क्वेश्चन पेपर भिजवाए सर? इसका हाँ इसका सर, मैं भिजवा देता हूँ। मैं जैसे क्लास खत्म भिजवा होगी ना दीजिए। 2 बजे के बाद भिजवाता हूँ, हाँ सर भिजवा दीजिए। ठीक है ना। और मैंने इसकी कुमार की बुक तो प्रोवाइड करवा रखी थी, कुमार की जो क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू। अब देखो हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है थोड़ा डिफिकल्ट था। लॉ ऑफ एविडेंस से पहले हमने कौन कौन सी बुक कवर की थी? बुक 1 कवर की थी, इंडियन जिसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाता था। फिर हमने बुक 2 कवर की थी, प्रॉपर्टी लॉ की बुक 2 कवर की थी। फिर हमने बुक कवर की लॉ ऑफ एविडेंस, आज हमने पूरा कवर कर दिया। अब अप्रैल का महीना यानी कि 4th महीना है, तो हम 4th बुक करेंगे, कौन सा? सिविल प्रोसीजर कोड।
देखो सिविल प्रोसीजर कोड आपका बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। सिविल प्रोसीजर कोड होने के बाद मैं आपका ज्यूरिस्डिक्शन एंड लीगल थ्योरी कराऊंगा। उसका रीजन क्या है ज्यूरिस्डिक्शन एंड लीगल थ्योरी का, उसमें काफी ज्यादा थ्योरी, उसमें कुछ समझने वाला बहुत कम है, बस थ्योरी थ्योरी। जैसे हमने हिंदू लॉ, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ क्या था, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में क्या था, आपका स्कूल था। तो सेम आपका ज्यूरिस्डिक्शन एंड लीगल थ्योरी में भी आपका स्कूल है। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक सोर्सेज है, मतलब स्कूल सोर्सेज कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, लीगल थ्योरी को, ये सबसे घटिया मतलब सबसे बेकार बुक टॉपिक माना जाता है लीगल थ्योरी। हर लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे बेकार टॉपिक होता है लीगल थ्योरी, ज्यूरिस्डिक्शन एंड लीगल थ्योरी। हर एलएलबी सेकेंड ईयर इसको बेकार कहता है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ बेटा सीमा देविंदर, आज का टॉपिक यहीं खत्म करें फिर नई बुक स्टार्ट कराऊं मैं? हाँ जी सर, करा दीजिए। हाँ सर, करा दूं कराइए। ना? देखो इसमें डाउट है ना देवेंद्र, मैं मानता हूँ डाउट होंगे, क्योंकि आपका जो सेकंड ईयर है उसमें थोड़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है जैसे आपका एविडेंस हो गया, लीगल थ्योरी हो गया, ठीक है ना, एविडेंस और लीगल थ्योरी, ये जो बुक है ना आप इसको लास्ट में कर। और कुमार के जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू वाला एक बार प्रोवाइड कर दूंगा मैं, एक मिनट। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आए होंगे सर, जो लोग रहे होंगे लास्ट लास्ट ईयर में हाँ मैं सेकेंड ईयर में, प्रोवाइड वो करता हूँ, हाँ जी, स्टूडेंट वो लोग मैंने दे सकते तैयार हैं। कर रखे हैं बेटा, मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ एविडेंस दिखा आपको, ये आपको घर में बैठ के करना है जितना हो सके इसमें, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है, ओएमआर है कुमार की पब्लिकेशन की, आपका एविडेंस का वो आंसर के साथ है सब, ऐसा नहीं कि आंसर के साथ नहीं, ठीक है ना। सारी चीजें आंसर के हाँ जी साथ सर, है, एक ये बार। जरूर भेज दीजिएगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स की है सर ऐसे हाँ जी मैंने एमसीक्यूज भेजे हैं कुमार? आपको, भेजे हैं सब, सीमा याद करो आप, सबके भेजे हैं, अच्छा, अभी ऑल दिखाता हूँ मैं। सब्जेक्ट्स के भेज दिए? हाँ नहीं ऑल के नहीं भेजे, एक एक करके भेजे ना मैंने। ये वन अच्छा जी। थाउजेंड क्वेश्चन है, इनको देखना है एक बार, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ना। एक बार अगर कर लोगे देख लोगे तो काफी सहूलियत रहेगी, 60% जो पेपर आपका इसी से बनता है। देखो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, पहले आप बता दीजिए। सर आज चेक करके ना फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको अच्छे से। चलो मैं कोई नहीं, मैं दोबारा से भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक। हाँ ये सिविल प्रोसीजर कोड है तो खैर आज से स्टार्ट करेंगे हम। हाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और जो लीगल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक मिनट, ज्यूरिस्डिक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्ट और कौन से थे, एक, ये चलो मैं क्लास के एंड में पहुंचा दूंगा, ठीक है, क्लास के एंड में दे दूंगा इसे। हमने 3 बुकें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है ना। अब जो टॉपिक है आज का टॉपिक क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड। यहां तक क्लियर है बेटा? सिविल प्रोसीजर कोड में देखो आप, ये आपका सिविल प्रोसीजर कोड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1908। ये जो मैंने पीडीएफ है बड़ी मुश्किल से इसको बेटा, बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, ठीक है ना, फिर खुद से बनाना। तो देखो मैंने इसको काफी शॉर्ट तरीके से कर रखा है, ठीक है ना। आपका 19 पेजेस भी नहीं होगा, 16 ही होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब 16 इतने पेजेस है। और इसके बाद ये तो देखो छोटा सा, ये तो हम इससे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 16 पेजेस के बाद देखो आप, एक मिनट बस, 16 पेजेस के बाद देखो आप, जो आपका आता है वो लिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है खैर, इसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोवाइड, जब मैं पूरा करा दूंगा सिविल प्रोसीजर कोड, 2-3 क्लास में हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 2 क्लास से ज्यादा नहीं लूंगा हमारे टॉपिक में, क्योंकि अब लेंथी हो रहा है। तो मैंने एक ये भी खुद से क्रिएट किया, ये वाला कौन सा, प्रोसीजर ऑफ सिविल ट्रायल। ये आपका पूरा सिविल प्रोसीजर कोड पे बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें देखो आप, कहने का मतलब है आप कोई सिविल ट्रायल करते हैं, सिविल ट्रायल कहने का मतलब है कि आप कोर्ट में अप्लाई करते हैं। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से समझा देता हूँ, ठीक है ना, जो आप सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे। बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड में आप क्या क्या चीज कवर करेंगे,
कि आप कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो अपील क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने जानबूझ के टॉपिक रखा है आपका, इसलिए इसका रीजन क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी अच्छे से हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल और इंटरप्रिटेशन है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट है सीमा देवेंद्र आपको? नो सर। तो मैं बेटा मैं ये भी आपको प्रोवाइड करूंगा, दोनों दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों पीडीएफ में आपको कवर अप करना है, ठीक है ना। आपका देखो, आप जो आप पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, वो कहाँ से पढ़ेंगे, सेक्शन 1 से लेके, एक बार को मैं दिखा देता हूँ। लेंथी है ना सिलेबस आपका, दिक्कत की बात ये है। थर्ड ईयर तो और लेंथी है। अभी बच्चा अगर थोड़ा मेहनत नहीं करेगा ना तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी उसको। कहाँ है, एक मिनट, कहाँ था, हाँ ये रहा। ये करेंगे हम, देखो इसमें लिमिटेशन और आपका सिविल प्रोसीजर कोड है। कहने का मतलब है जैसे हमने प्रॉपर्टी लॉ किया था, प्रॉपर्टी लॉ में पहले आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा, उसके बाद ईजमेंट पढ़ा, ठीक है ना। ईजमेंट यानी कि एक राइट, राइट टू यूज। सेम आपका सिविल प्रोसीजर कोड में आप सिविल प्रोसीजर कोड भी पढ़ेंगे और लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? तो देखो आपके ऑर्डर कहां तक पढ़ने हैं आपको, रिमेनिंग यानी कि 50 ऑर्डर तक, आपके सेक्शन 1 से लेके 158 तक सारे। फिर इसके बाद ऑर्डर 22 से लेके 50 तक, फिर उसके बाद इंडियन लिमिटेशन एक्ट जिसमें आर्टिकल एक्सक्लूड नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो मैं यही टॉपिक स्टार्ट कराऊं देवेंद्र सीमा की कोई और सा टॉपिक स्टार्ट कराऊं? यही करा दीजिए सर। यही करा देता हूं बेटा, फिर आपके हाँ दो ही जी। टॉपिक रह जाएंगे। ओके। दो नहीं, 3 रह जाएंगे, हाँ 3 रह जाएंगे। एक तो क्रिमिनल है, यही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट बस। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो आप पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले समझो आप बात को, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड। देखो सिविल प्रोसीजर कोड में आप क्या पढ़ेंगे, चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस चार्ट में देखो सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, सिविल का मतलब क्या होता है, सिविल कोड। अब सिविल कोर्ट में अप्लाई करने के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब आपके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, अब एक बार मेरे को इसका आंसर देंगे आप। और जैसे बेटा मैंने सिविल कोर्ट में अप्लाई करना है तो मैं क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करूँ, किसी को आइडिया है? सीमा देवेंद्र आपको आइडिया? जैसे हम सिविल प्रोसीजर के लिए अप्लाई करेंगे कोर्ट के लिए तो हम क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे? बताओ बेटा सीमा देवेंद्र। सर पहले तो वो जो रिटर्न वो भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं सर, जब एफिडेविट, नहीं सर। वो समन, वारंट। नहीं सर, वो तो जब मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं जाकर उसमें वो डालूंगी ना केस, उसको क्या बोलेंगे सर? रिट क्या कहते हैं? पिटिशन। हाँ, नहीं, रिट पिटीशन नहीं सर। जब मुझे कुछ केस डालना है तो स्टार्टिंग वाले वर्ड को क्या बोलेंगे कि मैं ये अपील। तो पिटिशन हुआ ना, अपील या पिटिशन बोलते हो। नहीं अपील। नहीं सर, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट जाती है बाद में, पहले क्या भेजते हैं? अभी आप पहले किसी को भेजोगे तो लीगल नोटिस भेज सकती हो। हाँ, लीगल करेक्ट नोटिस है। तो अगर मुझे उसे कहना है कि आई एम गोइंग टू सू सू अगेंस्ट यू, हाँ, वो तो उसके लीगल पहले नोटिस आपका उसके लिए एडवोकेट होगा जो ना है, सर? हाँ, उसके लिए हाँ होता जी। है। अब डराते हैं एक हाँ तरीके से, जी। इनडायरेक्ट रूप से, आप हमारा ये काम नहीं नहीं सर, करेंगे, उधार नहीं चुकाएंगे तो मुकदमा करेंगे हम। नहीं सर, जो एडवोकेट पहले बनाकर उसमें अपील वो उसमें डालते हैं पिटीशन को, उसको क्या बोलते हैं?
जिसकी फिर रिटर्न स्टेटमेंट जाती है। लेटर ही होता है, लीगल लेटर। अच्छा सर, पता नहीं, एक वर्ड होता था बताओ मेरे माइंड देवेंद्र, से। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मेरे को सिविल कोर्ट में अप्लाई करना है, तो मैं कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करूंगा? सर एक तो पहले पिटीशन होता है, एप्लीकेशन होता है, कोर्ट फीस को जमा करने के साथ देते हैं उसको, करेक्ट है। जिसको और उसके साथ हम अपने विटनेसेस लगाते हैं कि हाँ ये करेक्ट चीजें है। हैं, है ना सर। सिविल कोर्ट तो जनरली दीवानी के जो मुकदमे होते हैं उस पे चलते हैं, है ना। तो दीवानी मतलब रेवेन्यू, दीवानी करेक्ट है। और लोगों को ना शायद समझ में आए, तो रेवेन्यू के मुकदमे सिविल कोर्ट में देखे जाते हैं। और उसमें जो विटनेसेज हैं, जमीन से रिलेटेड, हमारी जमीन है, फलाने आदमी ने कब्जा कर लिया, तो मेरे अपने जमीन का ऑनरशिप होता है। उसके बाद हमें क्या कहना होता है, वो एक एफिडेविट पे लिख के और कोर्ट फीस के साथ हम उस पर आगे कार्रवाई करते हैं सर। करेक्ट है। और किसी को नॉलेज है इसके बारे में? वो जो सर वो ड्राफ्टिंग जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जो ड्राफ्टिंग करते हैं केस की? ड्राफ्टिंग करते केस की, उसे हाँ जी, ड्राफ्टिंग ही जैसे बोलते हैं। अच्छा, तो वो जो डाला जाता है फिर उसमें जो दूसरी पार्टी होती है वो रिटर्न स्टेटमेंट देती है, उसको उर्दू में जवाब मसौदा देती है भी बोलते उसका। कोई वर्ड होता है, मैं भूल गई। देखो आप, सबसे पहले जो आपका प्रोसीजर है सिविल ट्रायल का, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये 7 पार्ट्स कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहला इंस्टीट्यूशन और सूट। सूट कहने का मतलब प्रिपरेशन, इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रिपरेशन। अब मैं सूट की प्रिपरेशन के लिए क्या करूंगा, एक लीगल नोटिस, एक लीगल लेटर बनवाऊंगा अपने लॉयर से या खुद से बनवा के, ठीक है ना, किसी अटॉर्नी, वो क्या कहते हैं, एडवोकेट के पास ना जाके, किसी उसके पास जो लीगल नहीं बैठे होते, अरे जो तो आपके लेटर बनाते हैं, अटॉर्नी, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन वाले, डॉक्यूमेंट शॉप्स होते हैं। अब डॉक्यूमेंट शॉप पे जाके मैं क्या करूंगा, पहले एक सूट की प्रिपरेशन कराऊंगा, लेटर बनाऊंगा। अब सर उस वो जो लेटर को प्लेंट नोटरी वाले बोलते हैं, हैं उसको, शायद प्लेंट क्या, बोलते हैं ना सर? नोटरी वाले हाँ हैं। नोटरी, नोटरी करेक्ट है, मैं अभी वर्ड भूल गया था। अब ये हाँ, जो वो तो नोटरी होता एफिडेविट है, ये बनवाते जो हैं। नोटरी के कुछ अमाउंट पे करते हैं देवेंद्र, आपको तो आइडिया होगा क्या? जैसे हाँ मैं सर, रेंट नोटरी एग्री के जैसे अब रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो 50 रुपए का पेपर पे डीड होता है सर। नहीं, जो उसी दुकानदार तरह है से, वो भी क्या नोटराइज का अमाउंट पे करता है अपने ऊपर, जिससे हाँ उसने सर बिल्कुल, वो नोटरी। 50 रुपए हाँ, का स्टैंप ड्यूटी हमसे लेता है ना सर, वो तो उसी हाँ को पे वेरी करना गुड। है ना सर। तो 50 रुपए का जो स्टैम्प ड्यूटी होता है वो एक तरीके से कोर्ट फीस हो गई सर वो। और उसके करेक्ट ऊपर है। अलग जीएसटी फीएसटी जो कुछ लगता है, प्लस वो कुल मिला के 250 रुपए ले लेगा, कुछ अपनी महताना ले लेगा, प्लस उसमें ये आपके एफिडेविट का पेपर जो कोर्ट से ऑनलाइन आजकल निकलता है उसका होता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं सर। देवेंद्र जी, ये नोटरी क्या खाली एफिडेविट बनाते हैं, कुछ और भी इनका काम होता है? सब कुछ। हाँ, मैंने जो नोटरी का मतलब होता है, मतलब नोटरी तो हम ही और आप वकील होंगे, मेरे ख्याल से शायद 6 साल की आपकी एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होता है, तो आप नोटराइजेशन के लिए एप्लीकेशन डाल के उसका ऑथराइज नोटरी एडवोकेट आप हो सकते हैं। वो जो नोटरी वाले जो नोटराइज बैठे जैसे रहते हैं आपका वो एफिडेविट हो गया, ठीक है ना? एफिडेविट होते एफिडेविट, हैं, जो आपके आपके स्टेटमेंट को सही बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही है। आप उसको कोई चैलेंज कर दे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा चल जाएगा, अच्छा, क्योंकि वो आप शपथ एक्नॉलेज लेते हैं। करते हैं। हाँ, ये आप खुद ही नोटराइज करते हैं, इसका मतलब आप खुद शपथ लेते हैं। आप लोग दो लोग मिलते हैं और उसको हाँ कोई जी, तीसरा चाहे तो को कोर्ट में चैलेंज करके आपको सजा दिलवा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सपोज, है ना, तो ये बहुत सारी चीजें उस तरीके की, एक तरीके से आप उसमें स्टेटमेंट देते हैं और वो चैलेंज नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसमें नोटराइज में आप सही बस डिक्लेरेशन नेचर ऑफ देते हैं एक जॉब तरीके से। नोटरी की यही होती है सर, या कुछ और होता है? नहीं, हाँ सुनिए, तो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि हमारे आप जैसा एक एडवोकेट जो 6 साल कम से कम प्रैक्टिस कर चुका होता है, वो नोटराइज के लिए एलिजिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो ये एडवोकेट लोग क्या करते हैं, ऐसे ही क्लर्क टाइप के जो लोग होते हैं, जीने खाने वाले, उनको ये 8-10 जगह में अपने स्टैंप दे देते हैं। अब वो उसके बिहाफ पे स्टैंप लगा के ये लोग अपना साइन करते हैं। अदरवाइज तो ये एडवोकेट इज सपोज टू डू ऑल द थिंग्स, लेकिन वो करता नहीं है। करेक्ट है। तो 10,000 15,000 रुपए में एक एक स्टैंप दे देता है, 4-5 जगह बांट देता है, तो 50-60 हजार रुपए उसको बड़े आराम से मिल जाते हैं। पर वो एडवोकेट के ऑन बिहाफ पे ही करता है, जो थर्ड पार्टी करती है एडवोकेट की जगह में बैठ के।
करेक्ट अच्छा, अगर एकदम। वो कुछ रॉन्ग कर दे तो फिर वो तो प्रॉब्लम में एडवोकेट नहीं रॉन्ग आएगा करेगा तो एडवोकेट? स्टेटमेंट वो खुद नहीं होगा, एडवोकेट तो लाइबल होगा, लेकिन एडवोकेट थोड़ी आपको जाके चेक कर रहा है। एक्चुअली आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हो और स्टेटमेंट को किसी ने चैलेंज कर दिया, तो मैं एडवोकेट हूं तो मेरी क्या गलती है? गलत तो आप बोल रहे हो। तो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, उसको उसको सर्टिफाई एक तरीके से कर रहा है कि आप जो बोल रहे हो सही है मेरे नजरों में। गलत हो जाओगे तो खुद बोलेगा हाँ ये गलत है, पलटने वाली बात हो जाएगी। स्टेटमेंट तो आपको देना है। जो अच्छा, जो आदमी शपथ स्टैंप ले रहा लगाएगा है, वो लाइबल नहीं होगा, और जिसने नहीं, वो स्टेटमेंट। तो सर्टिफिकेशन दे रहा है। वो तो सर्टिफिकेशन एक कानूनी सलाह दे रहा है, एक सॉरी कानूनी सलाह, एक कानूनी उसका सर्टिफिकेशन दे रहा है, अटेस्टेशन दे रहा है। वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कोर्ट की फीस जमा करते हैं। उसका काम बस यही अच्छा, है। ओके, करेक्ट है बेटा, आगे चलूं मैं? थैंक यू। अच्छी नॉलेज दी है। अब देखो 7 पार्ट्स कहने का मतलब है, जब हम सिविल कोड के लिए जब अप्लाई करते हैं, सबसे पहले सूट की प्रिपरेशन करेंगे। सूट की प्रिपरेशन के बाद आपका जो प्लांट है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लांट, जो मुकदमा करने वाला है ना सर, वो प्लेंटिफ होता है, तो प्लांट मैंने उसी हाँ को बोल रहे हैं, उसका भी रिजेक्शन हो सकता है। वेरी गुड, करेक्ट एकदम। इसके बाद जजमेंट मिल सकती है, डिग्री मिल सकती है, किसके थ्रू? जज के थ्रू। इसके बाद या तो आपका अपील होगा, रेफरेंस होगा, रिव्यू होगा, रिवीजन होगा, या अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। एकदम एकदम आपकी लॉ के लैंग्वेज में हम इसको रीड करेंगे। सम्मन कैसा होता है आपका? ओरल होता है, इन राइटिंग? सर ये राइटिंग में ही राइटिंग में होता होगा होता है। सर। नहीं नहीं, राइटिंग में नहीं होता सम्मन, ओरल होता है। वारंट होता है राइटिंग। सर वारंट भी होता है, और समन भी कोर्ट का जो होता है वो भी जारी किया जाता है किसी को कोर्ट में पेश होने के लिए। बेसिकली सम्मन आपका सिविल प्रोसीडिंग के लिए और वारंट आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। हाँ। इसके बाद देखो स्टे ऑफ सूट, रेस्ट जुडिसिटा। ये जो रेस्ट जुडिसिटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, बस रेस्ट जुडिसिटा को अच्छे से पढ़ ले। ये स्टे ऑफ सूट, इसका मीनिंग क्या होता है यार? नॉलेज हो किसी को अगर? रेस्ट जुडिसिटा का मतलब? सर, अगर मान लो किसी ने कोई केस किया है हम्म। और उसका केस डिसाइड हो गया है, और फिर वो कोई हाँ, दोबारा कर देता है तो उस पर स्टे लग जाता है, या कहने वो का अगर मतलब है, पेंडिंग है पहले वाला हाँ हाँ। तो दूसरे पे स्टे लग जाएगा। जैसे मैं बेटा, मेरी सिविल कोर्ट, मेरा सिविल कोर्ट पे केस चल रहा है, मेरे को उसकी डिसीजन भी मिल गई, ठीक है ना? अब जब डिसीजन मिल गई, उस पर क्या हो गया, एक तरह से स्टे हो गया, रुक गया वो केस, ठीक है ना? तो मैं उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करा सकता हूँ। जो मेरा कंप्लीट हो गया केस, उसी केस को सेम मैटर सेम कोर्ट में ले जाके दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? तो उससे क्या बोला जाता है? स्टे ऑफ सूट, रेस्ट जुडिसिटा। क्लियर है देवेंद्र? इसमें कोई डाउट है आपको? बताओ देवेंद्र, इसमें डाउट है रेस जुडिसिटा में आपको? रेस जुडिकाटा, हाँ जी। सर जो स्टे होता है उसको दोबारा जो है आप फर्दर कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं करते हैं। सेम कोर्ट, समझो ना बात। सेम कोर्ट में नहीं कर हाँ सकते, सेम फर्दर कोर्ट, हाँ, में सेम उसके कोर्ट अपील में डाल नहीं। अपर कर सकते हैं सकते शायद। हैं, अपर कर सकते हैं, अपर में कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो आज जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, बेसिकली मैं इससे कराऊंगा, ठीक है ना? ये नहीं कि करेंगे नहीं हम इससे कुछ भी, इससे हम करेंगे। सबसे पहले मैं जो दूसरा आपका पीडीएफ है, उससे बेसिक चीजों को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना? ये भी आपका करेंगे, साथ में वो वाला भी करेंगे। ज्यादा नहीं, 23 पेजेस का ये, ठीक है ना? इसके बाद देखो आपका जो स्टार्ट है, वो कहाँ से स्टार्ट है? देखो सिविल प्रोसीजर कोड। अब इसको ध्यान से करते हैं, आज बेसिक, आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है बस। सिविल प्रोसीजर कोड आपका स्टार्ट कब हुआ था? 1909 में स्टार्ट हुआ। पूरे होल ओवर इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश था। अब देखो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपके कितने सेक्शन आते हैं? 158 सेक्शन आते हैं। एक शेड्यूल है, 51 ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होते हैं? किसी को नॉलेज है ऑर्डर की? ऑर्डर कहना क्या चाहता है आपसे? बताओ बेटा, ऑर्डर किसी को नॉलेज?
ऑर्डर में सर रूल्स होते हैं कि ये रूल्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट ईयर में, शेड्यूल, हाँ तो जी, उसमें कुछ राइट्स थे, राइट्स याद है बेटा? 4 राइट्स थे, हाँ जी, मैंडामस, हार्बियस रिट्स थे, हाँ कॉर्पस, जी, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ सेरारी, जी, कोवरेंटो। हाँ तो वो जी। कोवरेंटो सेरारी वो क्या एक तरह का ऑर्डर है, किसका? कोर्ट का है, ठीक अच्छा, है ना। ओके सर। तो ऑर्डर भी क्या होता है आपके, जैसे स्टे ऑफ सूट, रेस्ट जुडिकाटा जो आपका है, वो भी क्या है, एक ऑर्डर ही है। तो टोटल आपको 51 ऑर्डर पढ़ने, इसमें ऑर्डर में आप क्या क्या पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा बताता हूँ ऊपर से। एक तो फर्स्ट अपील पढ़ेंगे, सेकंड अपील क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऑर्डर में कवर अप करेंगे हम, ठीक है ना। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में आएंगी। तो देखो आप, जो बेसिकली आपके लॉ दो तरह के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जो पार्लियामेंट से अमेंड किया जाता है, यानी कि फर्स्ट लॉ कहने का मतलब है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट हुआ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट हुआ वो किसके अंडर स्टार्ट हुआ? सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। यहां तक क्लियर? यानी कि पार्लियामेंट जो कोई लॉ बना रहा है वो सब्सटेंटिव लॉ है, और जो हाई कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और किसमें, सिविल कोर्ट में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है, वो क्या आपका प्रोसीजरल लॉ। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, 158 सेक्शन है। सेकंड पार्ट में आपके 51 ऑर्डर है, जिनमें सेवरल रूल्स है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी है, देखो आप डेफिनेशन क्या क्या है। सबसे पहले देखो डेफिनेशन में क्या क्या है। डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? किसी को आइडिया बेटा? देवेंद्र, सीमा, आपको आइडिया? वो जो कोर्ट अपना अवार्ड देते हैं, जो अपना ऑर्डर अपना देता है ना सर, जजमेंट वर्डिक्ट देता जजमेंट है, देते हैं, जो रिटर्न, वर्डिक्ट उसका देता जो है वो। कंसाइज फॉर्म में होता है जो। करेक्ट, एकदम करेक्ट है आंसर आपका। ये हमने पढ़ भी रखा है पहले फर्स्ट ईयर में। तो देखो डिग्री क्या होता है, जजमेंट प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। अब ये डिग्री आपका किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 ऑफ द कोर्ट। अब इसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एट जुडिकेशन। ये एट जुडिकेशन मतलब क्या है, किसी को आइडिया? बताओ बेटा, सीमा, देवेंद्र, एट जुडिकेशन का मतलब क्या होता है? जस्ट टू गिव जजमेंट सर, एडजुडिकेट करना, जजमेंट देना। करेक्ट है, थोड़ा बहुत करेक्ट है। देवेंद्र, आपका आंसर? ये देखो एडजुडिकेशन का मतलब है कोर्ट के जजमेंट के बाद जो राइट प्रोवाइड किया जाता है पार्टीज को, उसको क्या बोला जाता है? एडजुडिकेशन, ठीक है ना। यानी कि आफ्टर जजमेंट के बाद। अब देखो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए एडजुडिकेशन का, जो डिटरमाइन करेगा पार्टीज के राइट। अब ये क्या क्या इंक्लूड नहीं करता? कोई ऑर्डर डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस किया गया, या फिर कोई ऑर्डर आपका अभी भी अपील में रखा गया, ठीक है ना, मतलब उसके अभी तक करेक्ट फाइनल जजमेंट नहीं डिक्लेयर किया गया, अभी भी उसका क्या अपील में वो पेंडिंग अपील में स्टे कर। अब इसके बाद देखो जो डिग्री आपका प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों हो सकता है। प्रिलिमिनरी कहने का मतलब है स्टार्टिंग, बिफोर ऑफ लॉ, कहने का मतलब है कोई भी प्रोसीडिंग आपका टेकन किया जाएगा जब आपका सूट कंप्लीटली डिस्पोज होगा। अब इसके कुछ एक राइट्स है, ये कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना आप। सबसे पहले एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए एडजुडिकेशन का, एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए राइट ऑफ पार्टीज का, जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो रिगार्ड होना चाहिए सूट के, उसको वायलेट ना करे, और जो एडजुडिकेशन है वो आपका सूट में प्रोवाइड होना चाहिए। इसके बाद देखो आप, अब यह आता है आपका प्लेस फॉर फाइलिंग सूट। ये बेटा मैंने, ये चार्ट सही लग रहा है सीमा आपको? काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर है, यस सर, ओके। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले देखो सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, तो उस सूट को कहाँ फाइट किया जाएगा? जहां पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब है।
इसके बाद देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी अगर सिचुएटेड है तो देखो आप किस पे फाइट करेंगे उसे, या तो आपका जो जुरिडिक्शन है, ठीक है ना, अंडर जुरिडिक्शन और डिफरेंट कोर्ट्स या वेयर द कोर्ट जुरिडिक्शन इज सर्टेन। कहने का मतलब है जहां पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करती है तो वहां हम किसी भी एक कोर्ट में क्या कर सकते हैं, फाइल वो कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद देखो सुइट रिलेटिंग टू दो पर्सन पे, एक तो रॉन्ग डन टू एनी पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में देखो अगर डिफेंडेंट है, जहां रह रहा है या बिजनेस कर रहा है या फिर गेन के लिए कर रहा है तो वहां पे उसका सूट फाइल किया जाएगा। और देखो जहां गलत किया गया पर्सन के साथ तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ सूट को फाइल किया जाएगा। अब इसके बाद देखो डिफेंडेंट, इसके बाद सूट रिलेटिंग टू अदर केसेस और अदर सूट्स। कहने का मतलब है जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए या फिर डिफेंडेंट रिजाइड्स होना चाहिए, रहना चाहिए। अब इसके बाद देखो जो सूट्स है बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनीज के, और बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट और कंपनीज के कहाँ सूट्स फाइट किए जाएंगे। सबसे पहला अगर रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे उसका सिचुएटेड है, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे मुंबई में, तो मुंबई में इसका कोर्ट केस फाइल किया जाएगा। इसके बाद जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, कॉज ऑफ एक्शन कहने का मतलब है जिसकी वजह से आपका सूट फाइल किया जा रहा है। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इस टॉपिक में? बताओ बेटा। सीमा देवेंद्र, आगे चलूं मैं? हाँ Yes, जी sir. सर, चलिए। एडजुडिकेशन का मतलब क्या था देवेंद्र? मैंने आपसे पूछा था, शायद आप अवेलेबल नहीं थे उस समय। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है आपका? बताओ सर अभी इसका तो आंसर। एग्जैक्ट मैं, आप क्लास चलाते रहिए, मैं बता दूंगा सर। कोई नहीं, देखो इसका मतलब क्या होता है, जो जजमेंट के बाद राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना, या फिर आपका कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस के बाद जो आपको एक फाइनल अवार्ड डिक्लेयर किया है, जैसे आर्बिट्रेशन में था। अब इसके बाद देखो आपका क्या आता है, ऑर्डर जजमेंट, ठीक है ना। अब ये ऑर्डर जजमेंट कहने का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर आपका डिफाइन कहाँ किया जाएगा, कोर्ट में। ऑर्डर कहने का मतलब है यानी कि जो सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो कि डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना। ऑर्डर कहने का मतलब है जैसे कोर्ट ने, जज ने एक जजमेंट दी, ठीक है ना। अब जजमेंट, जैसे कोर्ट जज ने कहा कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को 1000 पे करने, क्लियर। अब जो 1000 पे करने, देखो ध्यान से समझेंगे, 1000 पे करने, इसमें जो पर्सन है उसके पास 1000 नहीं, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या करा, जज ने अपना ऑर्डर तो दे दिया 1000 पे करने, पर एक तरह से फाइनल जजमेंट नहीं हुआ। डिग्री कहने का मतलब है फाइनल जजमेंट, यानी कि मेरे पास 1000 तो है ही नहीं पे करने के लिए, मेरे पास तो 500 रुपये। तो ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट का जो आपका डिग्री नहीं है। यहां तक क्लियर? इसमें देखो कोई भी अपील नहीं होगा ऑर्डर में अनलेस प्रोवाइडेड नहीं है लॉ। अब इसके बाद आता है आपका जजमेंट, ठीक है ना। जजमेंट बेसिकली एक जजमेंट स्टेटमेंट होता है जज के थ्रू ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। ये बेसिकली जजमेंट सेट होता है ग्राउंड्स और रीजन में कि जज अपना अराइव करे डिसीजन। एक ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इसमें? नो बताओ सर। बेटा। सीमा देवेंद्र, डाउट है? नहीं सर। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा देवेंद्र, कुछ आइडिया आपको सिविल प्रोसीजर कोड में? बताओ क्या क्या रीड करा हमने अभी तक? देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिग्री। मतलब मेरे को लग रहा है आज किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। सबसे पहले देखो डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, ठीक है ना। कब आपका ये एस्टेब्लिश किया गया, कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल है, कितने ऑर्डर है। यहां तक क्लियर? इसके बाद टू टाइप्स ऑफ लॉ पढ़े, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ।
सब्सटेंटिव लॉ आपका पार्लियामेंट से अमेंड किया जाता है और प्रोसीजर लॉ आपका हाई कोर्ट से अमेंड किया जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बताओ, बोरिंग लग रही है क्या सीमा क्लास आज की आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो लग रहा है यार आंसर नहीं दे पा रहे हो सही से सब। देवेंद्र, बोरियत लग रही है क्या क्लास में आज आपको? नहीं सर, वॉइस कट रही है देवेंद्र आपकी बहुत। नहीं सर, बिल्कुल बोरियत नहीं है सर, फर्स्ट क्लास है सर। चलिए सर, जारी रखिए। अब देखो यार, थोड़ा तो मेरे को करना पड़ेगा, समझो यार, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? अब मैं ऐसे थोड़ा डिले डिले कर करके करूंगा तो कहाँ हो पाएगा सिलेबस। और कुछ आइडिया भी नहीं है, आपका पेपर सितंबर में, क्या पता अगस्त से स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट वीक से, ठीक है ना? तो देखो एफिडेविट क्या है आपका, हाँ थोड़ा ही करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? एफिडेविट बेसिकली क्या आपका डिक्लेरेशन है ओथ में। ओथ, एफिडेविट का मीनिंग क्या होता है? किसी को नॉलेज हो? बताओ बेटा सीमा शपथ, देवेंद्र, शपथ, एफिडेविट क्या होता शपथ है? देना। आप हाँ, जो बोल रहे हो उसका एक सर्टिफिकेशन कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, और गलत होगा तो जो लॉ के हिसाब से जो चीजें होगी पनिश होऊंगा। तो एफिडेविट जो बनाता है वो कौन है आपका? सर उसका सर्टिफिकेशन लीगल होता है, जो कि नोटरी एडवोकेट करते हैं। या ये एफिडेविट तो कोई जरूरी नहीं कि नोटराइज ही हो, ये कोर्ट में भी एफिडेविट होते हैं सभी, नोटरी के अतिरिक्त भी होते हैं सभी। तो आप देते हो करेक्ट, और उसका लीगल सर्टिफिकेशन एडवोकेट देते हैं। करेक्ट है बेटा। आपको सीमा कुछ आइडिया एफिडेविट के बारे में? सर यही पता है मुझे थोड़ा कि एक्नॉलेज करना कुछ, कि कोई भी स्टेटमेंट देना ऑफिशियली और उसको कंफर्म करना कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, और फिर उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है, तो उसको फिर हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर हमारी गलत निकलती है तो वी विल बी एक्यूज्ड। करेक्ट है। अब देखो मैं कराऊं इसको अच्छे से, एफिडेविट का मतलब क्या होता है? देखो मैं कराता हूँ। सबसे पहले एफिडेविट क्या होता है आपका समझते हैं, ठीक है ना? एफिडेविट एक डिक्लेरेशन होता है ओथ में, जिसे लिखित में होता है और एक स्वान किया जाता है अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो ओथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना? कहने का मतलब एक पेपर होता है, पेपर में आपके एफिडेविट में विटनेस के साइन होते हैं, दो विटनेस के। और एफिडेविट में जो एफिडेविट बनवा रहा है, हु ड्रॉज एफिडेविट, अब बनवा कौन रहा है? जो इट मस्ट बी ड्रॉन अप इन फर्स्ट पर्सन, सच पर्सन हु ड्रॉ एफिडेविट। जो एफिडेविट बनाता है उसको डिपोंडेंट कहते हैं, ठीक है ना? डिपोंडेंट। और ये डिपोंडेंट एक शपथ लेता है किसके? एक प्रेसिडेंट, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट और एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। कहने का मतलब है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो करेक्ट करेगा, अगर वो फॉल्स प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, लाइबल हेल्ड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? एफिडेविट की मीनिंग आई बेटा सबको समझ में? बेसिकली एफिडेविट क्या आपका डिक्लेरेशन ओथ में, राइटिंग में, फर्स्ट पर्सन के लिए बनाया जाएगा, जो पर्सन बना रहा है, हु ड्रॉ। ये जो डिपोनेंट है ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है? सर शपथकर्ता एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डेपोनेंट जो है ना सर। तो डेपोनेंट यानी मेरे लिए बना रहा है, जैसे मैं तो बेटा नोटरी में गया, उस दुकान के पास गया, अब दुकानदार जो बना रहा है एफिडेविट वो डेपोनेंट है कि मेरे लिए, जो मेरे लिए बन नहीं रहा है नहीं सर, जो एफिडेविट में हूं? अप्लीकेंट जो अप्लीकेंट है, जो साइन करता है, हाँ, जो वेरी गुड, डिक्लेरेशन देता है, वो डेपोनेंट होता है सर। करेक्ट है, ठीक है ना? जो जैसे कि मैं बेटा दुकान में गया, अब नोटरी की दुकान में गया डॉक्यूमेंटेशन वाली, मैंने कहा भैया ऐसा करो रेंट एग्रीमेंट बना दो। तो कहेगा ठीक है भैया मैं रेंट एग्रीमेंट आपका बना देता हूँ, नाम बताओ पार्टी का, तो मैं नाम बता दूंगा, ऐसे राम कुमार है सपोज मेरा नाम। तो राम कुमार क्या होगा? डिपोनेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें एफिडेविट का नाम आता है वो कौन होता है? डेपोनेंट होता है, उसी को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर डिस्क्राइब में प्रोवाइड करेगा। इसके बाद देखो अब आता है आपका टॉपिक जूरिडिक्शन। जूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अभी जूरिडिक्शन आपके कितने तरह के होते हैं? इसको देखो आप, जूरिडिक्शन आपके कितने तरह के हैं? देखो आप, एक मिनट, हाँ मैं यहां से करा देता हूँ।
पहले देखो ज्यूरिडिक्शन आपके क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और ये ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग क्या होगा, आपको आइडिया हो सीमा देवेंद्र कुछ? सर हर न्यायालय के जिस अपने कोर्ट अधिकार क्षेत्र होते हैं सर, है ना सर। हर न्यायालय क्या? के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं कि हाँ वो, जैसे रेवेन्यू कोर्ट में तो सर जैसे फाइनेंशियल पावर का ज्यादातर माने होता है कि उसमें इतने लेवल तक का अगर प्रॉपर्टी का डीलिंग है तो यहाँ होगा, सिविल कोर्ट हाँ में हाँ। होगा, उसके ऊपर जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इधर जाएगा तो उस ऊपर वाले कोर्ट में। तो इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस है कोर्ट को, जो जुरिस्डिक्शन के रूप में जानी जाती है। जैसे कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कुछ? ऐसा ऐसा भी है, और इसके अतिरिक्त कुछ चीजें हैं सर, जैसे बहुत सारी चीजों में वो कोर्ट उस मैटर पे हियरिंग नहीं करता है, तो वो भी एक जुरिस्डिक्शन में आ सकता है सर। जैसे सब्जेक्ट उसका नहीं है, सुनना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। करेक्ट है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, मैंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होता था? किसी को आइडिया हो? एपलेट ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा था। वो जो उसके विषय में तो नहीं बताते, मीडिएशन और ये सब जो कोर्स होते हैं उसके। नहीं नहीं, देखो एपलेट ट्रिब्यूनल क्या था, अपील जैसे कि करना मेरे ना, को, हाँ, अपील अपील होती है अपील जहाँ। करना किसके भी यहाँ पे, डिफरेंट स्पेसिफाइड टॉपिक्स पे। अभी डिफरेंट टॉपिक्स क्या क्या होते थे, जैसे आपका डिफरेंट ये जो टॉपिक थे, जैसे कि आपका कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के लिए मैं किसके पास जाता था? एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, याद आया? हाँ सर। उससे उससे एपलेट ट्रिब्यूनल कहते थे, हमने आर्बिट्रेशन में पढ़ा था ना ये चीज। तो सेम जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हम कंपनी लॉ के लिए कोई सा भी अपनी कंपनीज के, कंपनी का जो वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप या इनकॉर्पोरेशन का कोई सा भी कोर्ट कोर्ट कोई सा भी केस फाइल कर रहे हैं, जो केस फाइट कर रहे हैं या सू फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके भी यहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और एज अ कंपनी सेक्रेटरी के भी यहाँ पे। तो जो कंपनी सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फाइट करते हैं कोर्स, उसको क्या बोला जाएगा? एक जुरिडिक्शन प्रोसेस बोला जाएगा। या फिर नॉर्मली जैसे कि मैं बोलूं कि मैं जुरिडिक्शन, यानी कि जुरिडिक्शन कहने का मतलब है जज की प्रोसीडिंग, ठीक है ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग। अब ये प्रोसीडिंग कैसे हो सकती है? मेरे बिहाफ में भी हो सकती है, मेरे अगेंस्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। पहला मेरा कोर्ट केस चला कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, द्वारका सेक्टर 10 में। वहां मेरे को अच्छे से जजमेंट नहीं मिली, तो मैं क्या गया? 30 हजारी में गया। 30 हजारी में मिला मिला तो मैं कहा गया? सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? तो जुरिडिक्शन क्या होता है सर आपका? एक 30 नॉर्मल, हजारी जो कोर्ट है वो क्या सेशन कोर्ट है, क्या है वो सर? क्या है देवेंद्र बताओ बेटा, वो डिस्ट्रिक्ट है कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है? सर मुझे भी आइडिया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बेटा वो, ठीक है ना। 30 हजारी वाला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक है जो, डिस्ट्रिक्ट में सर एक से ज्यादा कोर्ट हो सकते हैं? हाँ वेरी गुड, होते हैं, ठीक है ना। मैं बता दूंगा, देखो इसमें मैंने कराया भी था पहले फर्स्ट ईयर में सर कि एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, कोर्ट में एक के डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोर्ट होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज हाँ होगा, उसके नीचे बहुत सारे जज हो सकते हैं मैटर पे। जैसे उसी हाँ में वेरी गुड। जैसे मैरिज से रिलेटेड है, तलाक से रिलेटेड है, और बहुत सारे उसके अंदर में, डीजे के अंदर में बहुत सारे कोर्ट आते हैं उसके नीचे। और डीजे ही डिसाइड करता है कि कौन से कोर्ट में किसकी हियरिंग होएगी। जनरली वही बेंच अलॉट करता है या कोर्ट अलॉट करता है। करेक्ट है, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। तो बेटा मेरा एक डाउट है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो एक जगह है कि बहुत सारी जगह है? एक जगह ही सर है सर। सुप्रीम कोर्ट तो अभी मतलब जाहिर से एक ही सुप्रीम होगा, कोर्ट एपेक्स कोर्ट सिंगल है सर। वन है कि बहुत सारे? वन ही है। सुप्रीम कोर्ट तो एक कोर्ट होता है सर, उसके बेंच कई हो सकते हैं, और लेकिन कोर्ट तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है सर। करेक्ट है। और हाई कोर्ट कितने हैं? किसी को आइडिया? वो तो सर हर सर हर 22 डिस्ट्रिक्ट में शायद है, 22। हाई कोर्ट 22 हर शायद है सर, जहां स्टेट तक। में होता है शायद, हाँ जी। नहीं नहीं, हर स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में डबल है, जैसे आसाम का अलग है, मेघालय का अलग है, आसाम के साथ और भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे कोर्ट लगे हुए हैं उसमें।
तो हाँ, अगर वो कोई एक्स्ट्रा भी उनके मुझे अंदर जहां तक इन्वॉल्व याद कर आ रहा है दिया सर जाए 20 तो या 22 हाई कोर्ट हैं टोटल सर। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता होगा ना सर। देखो आप बेसिकली आपके जुरिडिक्शन 4 तरह के हैं, ठीक है ना, 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये होता है बेटा जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर आता है अपीलेट। अपीलेट जुरिडिक्शन मैंने बताया ना बेटा, जैसे डिफरेंट आपके सूट है, डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं। जैसे कि कंपनी लॉ के लिए तो मैं कंपनी लॉ के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाऊंगा नहीं, मैं किसके स्पेशल पास कोर्ट्स जाऊंगा? कहते होंगे ना हाँ सर हाँ, इनको, स्पेशल कोर्ट्स जैसे करेक्ट है। पॉक्सो का हो गया। हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है ना। इनकम टैक्स के लिए अलग है, जीएसटी के लिए अलग है, आर्म फोर्सेस के लिए अलग है। टोटल 8 आपके अपलेट वो ट्रिब्यूनल्स है। तो ट्राइब्यूनल्स हो गए ना सर, वो तो ट्राइब्यूनल हो गए। मैडम पूछ रही हैं स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट जैसे सीबीआई का कोर्ट होता है, स्पेशल होता है ना सर। हाँ उस जी। तरीके से और ये दूसरा देशद्रोह का केस जैसे लगता है, फैमिली या कोर्ट ये जो, होता है, फैमिली कोर्ट नहीं होता नहीं, है, दैट इज या फिर नॉट जैसे लोक स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो दैट अदालत। का इज हो नॉट गया। स्पेशल कोर्ट। वो अंडर लोक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदालत। के अंडर, डिस्ट्रिक्ट डीजे के अंदर में। नहीं, लोग वो नहीं, स्पेशल कोर्ट जो होता है, जैसे अभी एमएलए एमपी का एक कोर्ट लगता है, वो स्पेशल कोर्ट है सर। उसमें उन्हीं की हम्म। मुकदमे की सुनवाई होती है। तो जो लोक खास अदालत मुकदमे क्या की सुनवाई स्पेशल कर रहे कोर्ट हैं। में आ सकते हैं? लोक अदालत यस आपके सर, ये सारे स्पेशल। मेरे ख्याल से स्पेशल कोर्ट्स ही होते हैं जो जिसका जुरिस्डिक्शन मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं लिया हुआ, उन्होंने पॉक्सो बना दिया कि जो भी पॉक्सो से रिलेटेड होंगे तो वो पॉक्सो के कोर्ट में फाइट होंगे केसेस, तो वो एक स्पेशल कोर्ट है। ऐसे फैमिली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाँ, तो में नहीं पॉक्सो हो तो रहा, अलग उन्होंने केस हो गया ना स्पेशल मैडम। कोर्ट बना पॉक्सो दिया है, पॉक्सो फैमिली तो कोर्ट। पॉक्सो तो अलग ही हो गया। हाँ, तो वो स्पेशल कोर्ट है ना, वो स्पेशल कोर्ट बना दिए हैं कई डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास बर्डन हो जाता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा कोर्ट्स बना देती हैं और उससे रिलेटेड जोरिस्डिक्शन उन्हीं कोर्ट्स में होता है। जैसे अब पॉक्सो है, आप सेशन कोर्ट में जाकर फाइट नहीं कर सकते, आपको पॉक्सो में ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही मैरिज के लिए भी आपको नहीं मैरिज कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो ये स्पेशल कोर्ट्स हैं जो आगे थोड़ा फर्दर इनका डिवीजन किया हुआ है बर्डन को कम करने के लिए, जो मैंने पढ़ा था। नहीं नहीं, आपने ठीक पढ़ा है। स्पेशल कोर्ट है जो स्पेशल सब्जेक्ट पे ही सुनवाई करते हैं, पर है वो हाँ डीजे के जी, अंडर में। हाँ जी, हाँ वो जी। डीजे के अंडर में, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में है वो जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाँ, अंडर बिल्कुल में, बिल्कुल। मतलब हाँ। लेकिन जो जो मैंने बोला है, जैसे सीबीआई कोर्ट है, आपको जो एमएलए एमपी के जो कोर्ट्स होते हैं, तो उसके बाद ईडी के अलग से हो रहे हैं, सीबीआई के कोर्ट होते हैं। वो उनका लेवल जो वो डीजे से ऊपर का होता है, पर उनकी अपील हाई कोर्ट में होती है, डीजे के लेवल के बराबर होता है। वो स्पेशल कोर्ट होते हैं जो केवल और केवल उसी मुकदमे की सुनवाई करती है। एक एड ऑन कर दूं सर, 25 हाई कोर्ट्स है सर पूरे इंडिया ठीक में। है। 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज्यादा एस्टेट्स को देखते हैं। करेक्ट है एकदम। आगे चले हम। देखो आप बेसिकली आपके 4 तरह के जुरिडिक्शन थे, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक एपलेट, एक लास्ट आता है क्रिमिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन। क्रिमिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के पास ओरिजिनल और एपलेट जुरिडिक्शन है इन वेरियस मैटर्स। इसके बाद देखो आप जो आपका ये था, एक मिनट, सबसे पहले जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। कहने का मतलब है, एक तो आपका सब्जेक्ट मैटर में होगा जुरिडिक्शन, दूसरा प्लेस ऑफ सुइंग टेरिtoriयल जुरिडिक्शन, ठीक है ना। जो टेरिtoriयल लिमिट है जो जुरिडिक्शन का वो फिक्स होगा गवर्नमेंट से। कहने का मतलब है टेरिtoriयल जुरिडिक्शन, जैसे कि मैं हमारा इंडिया है, ठीक है ना, हमारे इंडिया के आउट ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि श्रीलंका आपका जब आता है इंडिया के बाहर, तो 200 नॉटिकल माइल्स आपका क्या माना जाता है, विद इन द टेरिtoriयल बाउंड्रीज, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो सेम आपका जो सेकंड पॉइंट है कि हम जहाँ सुई कर रहे हैं, मतलब सुई यानी प्लेस ऑफ सुई, जो टेरिtoriयल जुरिडिक्शन है वो फिक्स करेगा कौन, गवर्नमेंट करेगा। यहाँ तक क्लियर है, विद इन द टेरिtoriयल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, जुरिडिक्शन ओवर पर्सन, यानी कि जो कि पर्सन आपके नेशनैलिटी के, वो सिविल कोड ऑफ कंट्री एक्सेप्ट अ फॉरेन स्टेट रूलर रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो जुरिडिक्शन है आपका किसके ऊपर होगा, पर्सन के ऊपर, यानी कि इंडियन नेशनलिटी के ऊपर बेस्ड होगा।
तो देखो हमने ज्यूरिडिक्शन में 4 टाइप पढ़े। सबसे पहला ज्यूरिडिक्शन आपका सब्जेक्ट मैटर में होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? जैसे सब्जेक्ट मैटर कहने का मतलब है कोई सूट किया गया वर्क डन के प्राइस के लिए, मुझे मनी फेयर अमाउंट मनी नहीं मिला है, मैंने कोई वर्क डन किया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टेरिtoriयल ज्यूरिडिक्शन। जो टेरिtoriयल ज्यूरिडिक्शन है वो आपका फिक्स होता है गवर्नमेंट से। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ज्यूरिडिक्शन ओवर पर्सन, यानी कि पर्सन ने कोई ज्यूरिडिक्शन को जो पर्सन पे बेस्ड है, ओवर पर्सन कहने का मतलब है जो आपका इंडियन नेशनलिटी पे बेस्ड है। यहां तक क्लियर? इसके बाद देखो आपका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, पिकोनरी ज्यूरिडिक्शन डिपेंडिंग ऑन पिकोनरी वैल्यू ऑफ सूट। कहने का मतलब है जो अमाउंट और वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड। अब देखो फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहेगा सीमा देवेंद्र, आप फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहता है ये? सर कौन सा है फोर्थ पॉइंट? ये स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा आपके, नहीं दिख रहा मुझे सर। पिक्यूशनरी अच्छा, ज्यूरिडिक्शन। पेक्यूनियरी हाँ जुरिस्डिक्शन तो जैसे मनी रिलेटेड जो हाँ इश्यूज करेक्ट होते है। हैं। देवेंद्र इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें? जैसे किसी कोर्ट में मान लीजिए सर 5,000 मनी का जो तक का लिमिटेशन है केस ना कर सर, सकते हैं। जैसे कोर्ट्स को डिसाइडेड है कि उनकी लिमिटेशन है इतने करोड़ रुपए तक का, आप देखेंगे 20 लाख से लेके 50 लाख हाँ तक वेरी किसी और गुड, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उस तरीके वेरी का गुड। ये जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट्स के लिए। बेसिकली आपके कोर्ट कल 3 है, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। काफी अच्छा जवाब दिया देवेंद्र जी ने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आता है आपका 25 लाख तक, 25 लाख से 1 करोड़ कहाँ तक आता है? हाई कोर्ट में। और अब वो 1 करोड़ क्या होता है आपका? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना? तो ज्यूरिडिक्शन किस पे बेस्ड होती है? आपकी मॉनेटरी वैल्यू पे बेस्ड होती है। मॉनेटरी वैल्यू यानी कि 3 कोर्ट है आपके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है बेटा? इसमें डाउट है किसी को? नो सर। बताओ बेटा, देवेंद्र, सीमा, किरण, डाउट है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ओके। देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी चल ही रहे हम, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो ना ये सब आपका आगे अप्लाई होगा, जैसे आप जुडिशरी के एग्जाम देंगे आगे चल के। तो इसको ये मत सोचे कि हमने बस पढ़ लिया तो यूज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके जुडिशरी एग्जाम में आने ही है, सारे टॉपिक आएंगे सेकंड और थर्ड ईयर के। ठीक है ना? पूरा सिलेबस आता है एलएलबी का। अब इसके बाद देखो आप प्लेस ऑफ सोइंग और प्लेस फाइलिंग ऑफ सूट टेरिtoriयल। कहने का मतलब है देखो आप, ये जो प्लेस है बेटा, प्लेस कहाँ था? प्लेस का मैंने यहाँ करा रखा, आपको याद है? क्या ये सिमिलर दिख रहा है आपको प्लेस से? प्लेस से सिमिलर ही तो है, देखो आप एक बार देख लेते हैं हम फिर से। हाँ, सबसे पहले सेक्शन 15 देखो ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 15 क्या कहता है? कोई भी सूट आपका सिविल ऑफ लोअर कोर्ट टू बी ट्राइड। कहने का मतलब है आपका कोई सा भी कोर्ट केस है, सबसे पहले से कहाँ कहाँ फाइट किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि लोवेस्ट। ठीक है ना? अमाउंट पे भी बेस्ड है पर डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है? जहां आपकी इमेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां लोकेटेड है, जहां आपकी इमेबल प्रॉपर्टी होगी वहीं पे आपका कोर्ट केस फाइट किया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? जहां पे आपकी इमेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। तो इस केस में जो आपका जुरिडिक्शन है प्रॉपर्टी का, वो भी आपका कहाँ पे बेस्ड होगा? सेम। थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप सीमा देवेंद्र अगर? बताओ सर बेटा इसमें सीमा क्या देव। है सर, एक प्रॉपर्टी के ऊपर 2 लोग मुकदमा लड़ रहे हैं सर। हाँ तो, तो सर उन दोनों में से किसी एक आदमी के डिस्ट्रिक्ट में वो केस लड़ा जा सकता है सर। करेक्ट, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है? या जिस वो लोग प्रॉपर्टी के लिए पहले फाइट कर आपस रहे हैं। में भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर उनकी कंसेंट नहीं बनती तो वो कोर्ट भी बता सकती है कि कहाँ पे आपको इसकी पिटीशन डालनी है।
करेक्ट है। देखो आप, फोर्थ पॉइंट कहने का मतलब है, फोर्थ पॉइंट करते हैं हम कि जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि आपका अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन पता नहीं कहाँ पे होगी, तो जो जहां कोर्ट बोलेगी, आया समझ, जहां कोर्ट बोलेगी कि यहाँ सूट फाइल होगा, वहां आपका सूट फाइल कर दिया जाएगा, या फिर नियरेस्ट लोकेशन लिखी जाएगी। जैसे मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी द्वारका में लोकेटेड है, तो मैं द्वारका सेक्टर 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइट कर लूंगा कोर्ट केस। और मेरी सपोज अगर प्रॉपर्टी लैंड की 30 हजारी में है, तो मैं कहाँ फाइट करूंगा? 30 हजारी कोर्ट में। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? अगर कंपनसेशन है कोई रॉन्ग डन ऑफ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो बेसिकली उसकी जो जुरिडिक्शन है, जहां पे कैरी हो रही है बिजनेस, पर्सनली वर्क फॉर गेन, और जहां उसके साथ गलत हुआ है। कहने का मतलब है, जब कंपनसेशन की बात आएगी, ठीक है ना, अब कंपनसेशन मूवेबल प्रॉपर्टी का पर्सन को मिला नहीं है, तो जहां पे उसकी कंपनसेशन रॉन्ग डन, उसको मिला नहीं है कंपनसेशन, उस जगह पे उसको उसी उसी वहीं पे उसकी जुरिडिक्शन होगी। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? इसके बाद देखो आपका अदर पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट, अदर सूट्स। अदर सूट्स में बी इनिशिएटेड इन एनी ऑफ कोर्ट विद इन द जुरिडिक्शन डिफाइंड एज राइट। कहने का मतलब है कोई और सा भी सूट जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या फिर यहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। अब डिफेंडेंट कौन? जिसने अक्यूज किया, जिसने कोई क्राइम किया। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है हमसे? लास्ट पॉइंट कह रहा है कोई अभी अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है, उसकी जुरिडिक्शन कहाँ होगी? उसके प्रिंसिपल ऑफिस में होगी, जहां पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है, या फिर जहां पे उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अब इसमें देखो आप, इसमें केस लो है एजाइल इंसुलेशन वर्सेस जेवी हैशमोर इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या बोल रहा है? दो या दो से ज्यादा कॉम्पिटेंट कोर्ट थे जो एक सूट को प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें जो पार्टीज जिसने, तो उसमें वन कोर्ट ही डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करेगा, वही एग्रीमेंट आपका वैलिड है। कहने का मतलब है कि आप एक कोर्ट के एक स्यू को लेके, एक कोर्ट स्यू को लेके, ठीक है ना, एक एक स्यू यानी कि एक सूट के लिए आप दो कोर्ट को कॉम्पिटेंट कोर्ट को दो कॉम्पिटेंट कोर्ट से अपने सूट फाइट नहीं करा सकते। ओनली वन कोर्ट में आपका जो सूट है वो फाइल किया जाएगा। यहां तक क्लियर? और ये एग्रीमेंट क्या बोला जाएगा आपका? वैलिड। ये केस लॉ आया सबको समझ में? आगे चलूं मैं? यस सर। आया ना देवेंद्र आपको समझ में? हाँ सर। अब इसके बाद देखो आपका जो ये टॉपिक है, मैं बस ऊपर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको डिटेल में। अब देखो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट। अब सूट के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मैं सूट की प्रिपरेशन करूंगा, फिर एक पानी लेता हूं, एक सम्मन करूंगा, ठीक है ना। सम्मन या इश्यू सर्विस ऑफ सम्मन करूंगा, जो भी आपका राइटिंग में। इसके बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट दी जाएगी। इसके बाद आपकी डिस्कवरी इंस्पेक्शन होगी, फिर अपीयरेंस होगी किसकी? पार्टीज की। फिर इसके बाद हियरिंग होगी सूट की, फिर आपकी एक जजमेंट डिग्री दी जाएगी, फिर लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन देखा जाएगा कि एग्जीक्यूशन करेक्ट है आपका कि नहीं है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? बताओ बेटा, किसी को डाउट है इसमें? इसके बाद देखो आप, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो सब कुछ मेंशन है, ठीक है ना। इसको पढ़ना एक बार, जैसे स्टे ऑफ सूट, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट। सर ये नोट्स भेज देंगे आप? हाँ जी बेटा, भेजूंगा मैं, ठीक है ना। मैं इसको भेज दूंगा कि आप पढ़ लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखो, ये अपील है कुछ, ये अपील आपके कुछ ऐसे मेंशन है। अपील एक ओरिजिनल डिग्री से होगा, सेकंड होगा, फिर एक ऑर्डर से होगा, एक सुप्रीम कोर्ट से होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद देखो आप, जो आपका ये फर्स्ट पीडीएफ है, ये फर्स्ट पीडीएफ भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पहले वो कराने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो हम करेंगे,
ठीक है ना। रिटर्न वही ये सेम ही है, बट सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही है। जो उस पीडीएफ में है, वो भी सेम है इसमें। बस इसमें क्या डिटेल में दे रखा है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में फर्क है, और कुछ भी नहीं है फर्क। ठीक है ना। रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन नहीं है उसमें, तो मैं रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन कहाँ से कराऊंगा, यहाँ से कराऊंगा। ठीक है ना बेटा। रिव्यू और रिवीजन क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, क्लियर है ना ये चीज। अब बताओ किसी को डाउट है आपका इसमें बेटा, सिविल प्रोसीजर कोड में पता चल गया क्या क्या पढ़ना है हमें। बताओ बेटा। यस सर। सीमा यस सर। देविंदर कोई डाउट आपको। बताओ बेटा सीमा देविंदर कोई डाउट आपको। नो सर। किरण डाउट है आपको इसमें। नथिंग सर। मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड में जो हमने आज पढ़ा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब की थी, एप्लीकेबल आपका ये कब था, ठीक है, कितने ऑर्डर थे, कितने सेक्शंस आपको रीड करने हैं इसमें, मीनिंग डिग्री ऑर्डर का, जजमेंट का। इसके बाद देखो आपका ये एफिडेविट की मीनिंग क्या होता है, डेपोनेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। जुरिडिक्शन हमने पढ़े, 4 तरह के जुरिडिक्शन हो सकते हैं आपके। एक तो सब्जेक्ट मैटर में, टेरिtoriयल जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन आपका पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद देखो जुरिडिक्शन आपके 4 तरह के मैंने फिर बताए थे, ओरिजिनल, अपीलेंट और क्रिमिनल और अपीलेंट जुरिडिक्शन। इसके बाद देखो प्लेस ऑफ सुइंग और फाइलिंग ऑफ सूट, आपका कहाँ कहाँ प्लेस सुइंग कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ आपकी फाइलिंग की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट। ये टोटल कितने स्टेज है आपके, 8 स्टेज है। इसी इन 8 स्टेज को मैं किस में पढ़ाऊंगा, वो पुराने वाले पीडीएफ में, ठीक है ना। 8 स्टेजेस के बाद देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, रेस्ट जुडिसिटा क्या है, और देखो रेफरेंस, अपील, रिवीजन, स्टे ऑफ सूट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, नेक्स्ट क्लास में कवर करनी है। किसी को डाउट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी। अच्छा इंजेक्शन क्या होता था बेटा, इंजेक्शन किसी को आइडिया हो, आर्बिट्रेशन में क्या था हमने, नहीं स्पेसिफिक रिलीफ हाँ में क्या सर। था, यस सर। सर बीच क्या में था। जब मुकदमा चल रहा है सर, हाँ। आर्बिट्रेशन वगैरह का, तो उसमें कोई एक रिलीफ देना होता है सर। स्पेशली रिलीफ देना है कि उसको प्लेंटिफ को। तो उस कंडीशन में कोर्ट जो आर्बिट्रेटर है सर, इंजेक्शन के रूप में एक छोटा सा ऑर्डर दे देते हैं सर वो, करेक्ट है। कि उसके हिसाब से फिर उनको रिलीफ मिल जाता है सर। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में सबको आया ना समझ में, सिविल प्रोसीजर कोड में आपको क्या क्या पढ़ना है आगे, बताओ बेटा। यस सर। इसमें सब है, ठीक है ना, रिवीजन, अपील सब है। ये देखो सूट क्या माइनर कर सकता है, अगर माइनर करेगा तो उसका फ्रेंड कर सकता है, या फिर गार्डियन के बेस पे, सब कुछ मेंशन है इसमें। ठीक है ना। मैं इसको आप ही के भेज लिए दीजिएगा मेहनत, बस। हाँ मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है ना। मुझे भी पता है लॉ कठिन है, लॉ सबसे कठिन माना जाता है कोर्स, क्योंकि इसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इतना ही है। अभी क्लास एंड नहीं करनी, कुछ बात है करनी मुझे। ठीक है ना। अब देखो आप बताओ, किसी आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक से लेके, मतलब आपको पता चल गया ना अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करना है। बताओ सीमा देविंदर। यस सर, क्लियर हाँ है। सर। यस सर। यस क्लियर है ना। क्लियर। तो मैंने जानबूझ के लीगल थ्योरी हटा के ये टॉपिक आज डाला है, उसका रीजन है, ठीक है ना। मैं पहले कह रहा हूं बेटा, जो लीगल थ्योरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना।
सर वो क्वेश्चन पेपर कोशिश करिए, मिल जाता है तो सर थोड़ा हमें हाँ हाँ, आइडिया पक्का लगे। पक्का पक्का दे, तो मुझे याद है। उसकी टेंशन मत लो, तब तक आप ये जो कुबार के क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड है इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब देखो बात को ध्यान से सुनना, जो आपका थर्ड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में क्या है, थोड़ा जो लॉ है वो थोड़ा एडवांस होगा, जैसे कंपनी लॉ आएगा, ठीक है ना, जो मेरा फेवरेट है कंपनी लॉ आएगा। कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ये सारी चीजें आएंगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर में इतने अच्छे परसेंटेज ले आओ कि थर्ड ईयर में दिक्कत ना हो। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी समझाया था, फर्स्ट ईयर ईयर आपका इजी है और सेकंड और थर्ड ईयर में बैक ज्यादा आती। उसका रीजन क्या बैक आने का, हमें अच्छे से नॉलेज नहीं होती। जैसे आपका लीगल थ्योरी है, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, थ्योरेटिकल चैप्टर, हमें आइडिया नहीं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है ना सीमा देवेंद्र आपको? यस सर। रही बात जो क्वेश्चन पेपर है, मैं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है ना, अभी दो तो है मेरे पास रखे, ठीक है ना, अभी दो देखता हूँ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये तो नेक्स्ट क्लास तक सारे एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं सोचा था ना जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है तो उस टॉपिक के प्रोवाइड करता हूँ, पर अगर आप चाहते हो कि मैं सारे कर दूं तो सारे कर देता हूँ। सारे चाहिए अभी कि एक एक करके प्रोवाइड करूँ? सारे ही दे दो सर। ठीक है, सारे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, आज ही आज में। किसी को डाउट है आज के टॉपिक में? बताओ बेटा, किसी को डाउट है? नहीं है। तो आज का टॉपिक इतने रखें आज की क्लास हम। सीमा जी बताएं। ठीक है सर, इतने ही काफी है। ठीक है ना, आज बच्चे भी दो ही हैं जिनके आज के बाकी लिए आप भी इतने रखते हैं। बताइए। मैं नहीं मैडम, आप सीनियर हैं, आप भी बता सकती हैं, ऐसा नहीं। सर आप बताइए क्या करना है। बस आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, ठीक है ना, तीन ही ठीक है। है सर। बच्चे फिर दिक्कत होती है ना कोर्स का, फिर वो कहेंगे कि अब दोबारा से उनको हाँ भी कुछ जी, समझ में नहीं आएगा। ठीक बिल्कुल है ना, सर। फिर ठीक नेक्स्ट बात है क्लास से स्टार्ट सर। करता हूँ मैं इसी महीने में, पूरा आपका सिविल प्रोसीजर कोड करा दूंगा कंप्लीट। मतलब ये मेरा ठीक है टारगेट सर। है एक महीने में एक बुक कंप्लीट कराने का, ठीक है ना। हाँ जी। तो आज की क्लास इतनी बेटा, आप सब जा सकते हैं। ओके सर, ठीक थैंक है यू। सर। बाय सर, ठीक है, थैंक यू सर। बाय बेटा।
और बेटा बारिश हो रही है बाहर? बारिश हो रहा है। तेज हो रही है कि धीमी हो रही है? बारिश हुई थी पर अभी बंद हो गया। हाँ, मैं सुबह गया था ना।